नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा 2024 के चुनावी मुद्दे की। अब की बार के चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहने वाला है। खुद पीएम मोदी अपनी हर रैली और जनसभा में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे हैं। विपक्ष के लगभग हर दल को भ्रष्टाचार की गारंटी बता रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि अगर वो भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी देंगे, मेरे खिलाफ साजिश रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। इधर पीएम मोदी के इस बयान पे कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने करारा पलटवार किया है। यानी 2024 का एजेंडा तय माना जा रहा है। अब की बार भ्रष्टाचार पर आर पार देखने को मिल सकता है। ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात महाराष्ट्र की भी होगी। एनसीपी टूटने के बाद शरद पवार आज से बागियों के खिलाफ जंग के मैदान में कूदने वाले हैं। शरद पवार बागी विधायक और नेताओं के गढ़ में जाकर उन्हें चुनौती देंगे। शुरुआत शिंदे कैबिनेट में अभी भी मंत्री बने और कभी अपने सबसे खास से छगन भुजबल के चुनाव क्षेत्र नासिक के येवला से कर रहे हैं। इसके अलावा भी बागी नेताओं के गढ़ में शरद पवार जाएंगे और उन्हें चुनौती देंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बागियों के खिलाफ जंग जीतने निकले हैं शरद पवार। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। सबसे ज्यादा वो झूठ बोल के गए। नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौक से ये अडानी को 20,000 करोड़ का सवाल राहुल जी पूछे, उसका जवाब दे। वो लूट के भाग रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? पूरे हिंदुस्तान को दो लोगों के हाथ में बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। दो लोग बेच रहे हैं, दो लोग खरीद रहे हैं। चलिए आपको राजनीतिक मेहमानों से परिचय करा दें। कौन कौन से राजनीतिक मेहमान इस चर्चा में शामिल हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ अनिला सिंह बनी हुई हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ नीरज मिश्रा बने हुए हैं, जेडीयू की तरफ से हिमराज हमारे साथ बने हुए हैं और एनसीपी की तरफ से महेश चौहान हमारे साथ बने। और मेरे तीन सहयोगी राजीव रंजन, विनोद और गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो इंद्रजीत की तरफ ही मैं सबसे पहले रुख कर लेता हूं। इंद्रजीत, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूं क्योंकि सियासत क्या रंग दिखाती है ये किसी को नहीं मालूम। एक वक्त था जब शरद पवार छगन भुजबल के लिए वोट मांगने जाते थे, अजीत पवार के लिए वोट मांगने जाते थे। आज इन्हीं के क्षेत्रों में शरद पवार इन्हीं के खिलाफ जा रहे हैं। क्या माहौल, क्या हलचल महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है एनसीपी में टूट के बाद? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में आज हलचल बढ़ी हुई है। अगर शरद पवार की रैली की बात करें तो वो अपने रैली के लिए जो नासिक में करने वाले हैं, येवला में, उसके लिए निकल चुके हैं और रोड पर जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। और चूंकि नासिक में कोई टकराव न हो, क्योंकि आज छगन भुजबल भी शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। मंत्री बनने के बाद पहली बार छगन भुजबल नासिक में जा रहे हैं और छगन भुजबल का होम ग्राउंड है, इसलिए पुलिस ने जो रास्ता है वो चेंज किया है, जो रूट है उसको चेंज किया है। तो कहीं ना कहीं एक टकराव की भी संभावना बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से एनसीपी ने टीजर लॉन्च किया है और वो टीजर इस तरह का है कि 83 साल का योद्धा फिर मैदान में, तो कहीं ना कहीं शरद पवार ने अब ठान ली है कि जो लोगों ने पार्टी से गद्दारी की है या जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं उनको वो सबक सिखाएंगे। यही कारण है कि सबसे पहले उन्होंने छगन भुजबल से शुरुआत की है। उन्होंने कहा है, बात करते हुए कहा है कि मेरे पे आरोप लगता है कि मैं परिवारवादी हूं। अगर परिवारवादी रहता तो मैं अपनी बेटी को मंत्री बनाता, मैंने अपनी बेटी को कभी मंत्री नहीं बनाया। कई सारी बातें उन्होंने कही है। तो कई एक तरह से कहें तो आज वो इमोशनल कार्ड की शुरुआत करेंगे और कई सारी बातें करेंगे कि हमने किसको किसको क्या दिया, पार्टी को किस तरह से खड़ा किया और किन लोगों ने किन परिस्थितियों में गद्दारी की। ये सारी बातें आज एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार रखेंगे। इसके अलावा अगर दूसरी बात करें तो आज अमरावती में एक उद्धव ठाकरे की रैली होने वाली है। इसके अलावा अगर सरकार की बात करें तो सरकार भी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि वो लोगों के साथ खड़ी है और आज
दो उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री गढ़चिरौली जा रहे हैं और एक सभा करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो राजनीतिक हलचल है वो एकदम तेज है, बढ़ी हुई है। लेकिन देखना यह है कि कौन किसके पाले में जाता है। ठीक है, क्योंकि बताया जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस के भी बहुत सारे विधायक नाराज हैं, लेकिन उनके इस समय पाला बदलने की संभावना कम है। वो अगर पाला बदलते भी हैं तो चुनाव नजदीक आएगा तब कोई एक्शन ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में इस समय जो है अनिश्चितता का माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल, महाराष्ट्र में इस वक्त अनिश्चितता का माहौल बना है। कौन किसके पाले में, कौन असली शिवसेना है, कौन नकली शिवसेना है, कौन असली एनसीपी है, कौन नकली एनसीपी है, इसको लेकर जनता भी कंफ्यूज हो रही है। आखिरकार फैसला आखिर में जनता को ही करना है। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, आपकी तरफ रुख करूंगा। कल प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में जिस तरह से जनसभा को संबोधित किया और वो जिस तरह से छत्तीसगढ़ भी गए थे, वहां पर भी उन्होंने ये साफ कर दिया है कि 2024 को लेकर जो एजेंडा बीजेपी बनाने जा रही है वो है भ्रष्टाचार। बीजेपी भ्रष्टाचार के पिच पे खेलने वाली है और जिस तरह से ईडी और सीबीआई ने कार्रवाई की है, इसको लेकर बीजेपी एक मुहिम चलाएगी और देश में यह मैसेज देने की कोशिश करेगी कि देखिए हमने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। देखिए, बिल्कुल भोपाल, आपको याद होगा भोपाल में सभा हुई थी जहां बीजेपी के चुनिंदा कार्यकर्ताओं से मिले थे और 10 लाख बूथों पे उसका प्रसारण किया गया था। प्रधानमंत्री ने लोकसभा का एजेंडा अपनी तरफ से, यानी बीजेपी की जो लाइन थी उसको तय कर दिया था कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और जाहिर सी बात है, इसे लेकर आपने दिल्ली में भी इससे पहले देखा, शराब घोटाला हो या जो भी इससे बाकी राज्यों में भी जो भी घोटाला हो, उसे लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं। तो ये भी तय है। कल भी बीजेपी की बैठक हुई, प्रधानमंत्री भी 2 राज्यों का प्रधानमंत्री भी कल उत्तर प्रदेश में थे, आज वो और छत्तीसगढ़ में थे, आज वो तेलंगाना में होंगे और फिर राजस्थान में होंगे। तो जाहिर सी बात है, एक एजेंडा सेट है। बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अपोजिशन यूनिटी जो बनी है उसमें कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें हैं जो हमला करने में बीजेपी के लिए अच्छा साबित होता है। उनके लिए बेहतर एक तरह से दिखता है कि ये तमाम वो लोग हैं जिन पर कोई ना कोई केस है, इसलिए इन पे आरोप लगाओ। और परिवारवाद का भी आरोप है। जहां रही अजित पवार की बात, परिवारवाद का आरोप ये भी लगा कि शरद पवार के भतीजे हैं, उनको तो भाजपा ने स्वीकार कर लिया। बीजेपी परिवारवाद की 2 थ्योरी लेकर आई है, एक लायक परिवारवाद, एक नालायक परिवारवाद। तो जो बेहतर दिखता है उनको, जिसको अपने साथ वो लाते हैं, उसको वो कहते हैं लायक है, इन्होंने अपने मेहनत से अपनी जगह बनाई है। जैसे कि अजीत पवार, सर एनसीपी को लेकर 3 बार बैठक हो चुकी थी बीजेपी में और सब कुछ तय था कि उन्हें बीजेपी के साथ आना है, लेकिन लास्ट में शरद पवार पीछे हट गए और उसी का खामियाजा ये हुआ कि आपने देखा महाराष्ट्र में पूरा का पूरा एनसीपी में एक तरह से टूट हो गया और अब वो सरकार का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है, चुनाव के पहले विपक्षी दल जो अपना मोमेंटम बना रहे थे उसको तोड़ना बीजेपी का प्रथम उद्देश्य था। उसमें बीजेपी सफल हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे सक्सेसफुल मॉडल था अपोजिशन एकता का, जो कि शिंदे और बीजेपी की सरकार को लगातार उपचुनाव में कड़ी टक्कर दे रही थी और बीजेपी और शिंदे ग्रुप को नुकसान हो रहा था चुनाव के दृष्टिकोण से अगर देखें तो। ये जो परिवर्तन हुआ है उसके बाद से एक मराठा चेहरा जो कि बीजेपी के पास नहीं था और शिंदे उस लायक साबित नहीं हुए थे जो जिस तरह का भरोसा बीजेपी ने किया था वोटों को खींचने के लिए, मराठा वोट बैंक के लिए। अजित पवार एक बड़ा चेहरा उनको अब बीजेपी को लगा कि वो है, लिहाजा अब वो गठबंधन में है। इसी तरह से तमाम दूसरे राज्यों में भी गठबंधन होगा। बीजेपी अपने गठबंधन को भी बड़ा दिखाएगी, साथ ही जो विपक्षी एकता है उस पर उसमें जो टूट हो रही है वो आगे भी आपको कंटिन्यू मिलेगा। आगे बहुत सारे पार्टियों में तोड़फोड़ होगा। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, राज्यों में अभी जहां चुनाव है वहां तोड़फोड़ होगा और लोकसभा चुनाव के पहले भी कई सारे परिवर्तन दूसरे राज्यों में मिलने को देखने को मिलेगा। बीजेपी इसके लिए तैयार है, बीजेपी तैयारी कर चुकी है। दूसरे पार्टी के लोगों को इंडक्ट करना है जिससे कि अपोजिशन एकता का जो एक इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कुमार की बीजेपी जो है चुनावी तैयारियों में हमेशा फ्रंट फुट पे रहती है। उसकी तैयारियां जब दूसरे विपक्षी दल सोचना शुरू करते हैं उससे ठीक 1 साल पहले बीजेपी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी होती है। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, क्योंकि हम लगातार एक तो महाराष्ट्र की सियासत पे चर्चा कर रहे हैं और दूसरी भ्रष्टाचार को जिस तरह से पीएम मोदी ने मुद्दा बनाया उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे, क्या भ्रष्टाचार इस देश की राजनीति का एक सच बन चुका है? क्योंकि भ्रष्टाचार को हटाएंगे ये नारे हर चुनाव में होते हैं, हर पार्टी यही कहती है कि फलानी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है, चोरी कर रही है, बेईमानी कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार इस देश की क्या सच्चाई बन चुका है? 2014 में जब पीएम मोदी आए थे तब भी ये नारा दिया था
बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। और इस बार पीएम मोदी ये नारा दे रहे हैं कि भाई गारंटी है पक्की, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये जो भ्रष्टाचार की पिच पे बीजेपी खेलने की कोशिश कर रही है, उसे किस तरह से देख रहे हैं, आपका विश्लेषण? देखिए रवि, मैं हमेशा से कहता हूं, मेरी समझ से देश में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है और इस देश का आम आदमी, आम जनता जो है वो भ्रष्टाचार की बहुत अभ्यस्त भी है। और लेकिन जब चुनाव होता है, चुनावी युद्ध में ये तरकश के तीर की तरह आजमाए जाते हैं किसी भी तरफ से। प्रधानमंत्री भी जो बात कह रहे हैं वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग बातें कहते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, वहाँ का जो माहौल होता है, वहाँ जो मुद्दे रहते हैं उसके हिसाब से बातें करते हैं। लेकिन अगर पैन इंडिया आप बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई दल ऐसा है जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे, जिस पर परिवारवाद के आरोप न लगे। भारत के सारे राजनीतिक दलों को आप देख लीजिए, परिवारवाद से अछूता कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो ये सारी फैमिलीज जो है वो बायोलॉजिकल फैमिलीज है। भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजिकल फैमिली, आरएसएस से निकली हुई पार्टी है। तो परिवारवाद तो हर जगह है। आप किसी को देखिए, अब अकाली दल के साथ बीजेपी समझौता करे तो वो क्या है। अगर चिराग पासवान की पार्टी में दो टूट करके एक धड़े को अपनी पार्टी में मिला लिया, चुनाव के वक्त दोनों पार्टी को मिला लिया, तो चिराग पासवान क्या है, जयंत चौधरी क्या है, या ओम प्रकाश राजभर आप केवल अपने बेटे को लोकसभा चुनाव के लिए लड़ाने के लिए परेशान है और भारतीय जनता पार्टी उनसे समझौता अगर करती है, चुनाव से पहले उनके बेटे को टिकट देती है, तो वो क्या है। आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। अब सवाल आता है सिर्फ भाजपा इस मामले में अलग है, नीतीश कुमार अलग है और एक अरविंद केजरीवाल अलग है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, देखिए इस देश का आम आदमी अगर बिजली की बिल जमा करने जाता है, क्यू लंबी है, तो वो खुद फिराक में रहता है कि कहाँ 20 रुपया दें, कहाँ 50 रुपया दें कि मेरा बिल जल्दी जमा हो और उसके बाद हम फुर्सत हो लें। इतनी बड़ी क्यू का कोई शॉर्टकट है क्या? हर आदमी इसका अभ्यस्त हो चुका है, उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है और लेने वाला भी अभ्यस्त है और देने वाला भी अभ्यस्त है। किसी भी सरकारें दावा करें, उनके मुखिया दावा करें, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि देश के 90% लोगों को, 90 से ज़्यादा फीसदी लोगों को मंत्रियों से, सरकारी अफसरों से उस तरह से साबका नहीं पड़ता है। जिन लोगों का पड़ता है, आप कभी तहसील में जाएं, आप कभी नगर निगम में जाएं, आप कभी हॉस्पिटल में जाएं, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। कभी नगर पालिकाओं के कार्यालय, जिनका काम पड़ता है, उन्हें पता चलता है कि सरकार बदलने के बाद सरकार का चरित्र कितना बदला है। मेरे हिसाब से सरकार का चरित्र नहीं बदलता, चेहरे बदल जाते, चेहरा आपको जिसका पसंद हो। अब बात यह है कि मैं नासिक में हूं और आज जो देश की राजनीतिक जो सरगर्मी है, सबसे ज्यादा अगर किसी जिले में है तो वो नासिक है। आज शरद पवार 3 बजे येवला, जो कि छगन भुजबल का निर्वाचन क्षेत्र है, आज वहां से वो गर्जना करने वाले हैं। छगन भुजबल नासिक जिले में नहीं, पूरे महाराष्ट्र के बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ताकतवर नेता है। उन्होंने भी शरद पवार के दौरे को देखते हुए अपना दौरा यहाँ लगा लिया है और इस इलाके में छगन भुजबल की तूती बोलती है। रवि, मैं एक छोटी सी बात से अपनी बात खत्म करता हूँ। छगन भुजबल कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है। 1990 में कांग्रेस में आए थे शिवसेना छोड़कर, उसके पहले वो मेयर और विधायक रहे थे। शिवसेना के शुरुआती विधायकों में से वो रहे थे, मुंबई के मेयर रहे थे और शिवसेना के संस्थापक सदस्यों में थे। जब कांग्रेस में आए थे तो शरद पवार के मुख्यमंत्रित्व में वो उनके साथ मंत्री रहे थे। शरद पवार से उनका ऐसा रिश्ता था कि 1999 में जब शरद पवार ने एनसीपी बनाई कांग्रेस छोड़कर, 1 मिनट भी नहीं लगा छगन भुजबल ने कांग्रेस छोड़ दी। बहुत लोग कहते हैं कि अगर कांग्रेस छगन भुजबल ने नहीं छोड़ी होती तो वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते, लेकिन शरद पवार के रिश्तों की दुहाई देकर छगन भुजबल ने एनसीपी ज्वाइन की और शरद पवार ने भी उन्हें तुरंत से उसका उपहार दिया, जिसको कहते हैं रिटर्न गिफ्ट दिया। उन्हें तुरंत डिप्टी सीएम बनाया। 4 साल तक वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे और इसके बाद छगन भुजबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों के साथ साथ शरद पवार के सबसे करीबी नेताओं में थे। लेकिन पिछले 4 दिनों में 5 दिनों में जो नेताओं के बीच खाई चौड़ी हुई है, तो मैं छोटी बात ये कह रहा था कि मैं सुबह सुबह भी यही एक चाय की टपरी पे गया था।
इधर दुकान को टपरी बोलते हैं। तो चाय की टपरी पर मैं गया था, वहाँ लोगों से बात कर रहा था। वहाँ 4-5 लोग जो बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि हमें यकीन ही नहीं है कि छगन भुजबल और शरद पवार कभी अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शरद पवार ने ही छगन भुजबल के लिए किया है, छगन भुजबल ने भी शरद पवार के लिए बहुत किया है। महाराष्ट्र की जनता को अभी भी ये लग रहा है कि ये शरद पवार, अजीत पवार, छगन भुजबल की कोई सेटिंग है, इनका कोई गेम प्लान है। और जबकि दोनों के दौरे आज ही अलग अलग लगे हुए हैं, तो सारी निगाहें ये लगी हुई है कि जो अलगाव हो चुका है आज शरद, और लोग ये भी कह रहे थे कि अगर सच में ऐसा है तो गलती छगन भुजबल की है। तो ये नासिक में आज ये पता चल जाएगा, शरद पवार ने जानबूझकर अपने सबसे कद्दावर नेता के यहाँ सबसे पहली रैली वहीं पर की है, और कहा जा रहा है कि इसके बाद वो अजीत पवार के गढ़ में जाएंगे। ठीक है राजीव। अब राजनीतिक मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। जल्दी से एक बार फिर मैं इनका परिचय करा दूं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ अनिला सिंह बनी हुई है, नीरज मिश्रा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बने, महेश चौहान एनसीपी की तरफ से हैं, और हिमराज राम हमारे साथ जेडीयू की तरफ से हैं। शुरुआत में कांग्रेस से करूंगा। नीरज मिश्रा, आपकी तरफ ही रुख करूंगा, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस पे प्रहार किया और सीधा बयान दिया है कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार की गारंटी है। आप अपनी गारंटियों का वादा तमाम विधानसभा चुनावों में कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पीएम मोदी कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार की गारंटी है और इनके खिलाफ कार्रवाई की गारंटी मैं देता हूं। रवि भाई, जब प्रधानमंत्री किसी ऐसे प्रदेश में जाते हैं जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां जाकर सिर्फ वो झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी छत्तीसगढ़ पे आने से पहले, इससे पहले वो राजस्थान गए थे, और राजस्थान में उन्होंने इतने सारे झूठ बोले कि वहां की सरकार ने सारे कागज आपके सामने किए। उन्होंने जब ये कहा एक चुनावी रैली में कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार ऐसी है जो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस या हेल्थ स्कीम देती है, तो मुख्यमंत्री जी बाहर निकले और उन्होंने कहा कि हम लोग तो 25 लाख रुपए का आपको हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं। तो प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने का सिर्फ काम करते हैं। एक ये रिपोर्ट देख लीजिएगा, ये छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट है। 14 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ईडी को लिखा कि रमन सिंह जी जो हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भाजपा से, उनके खिलाफ आप जांच करिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी की तरह ही हमारे देश की जो न्याय एजेंसीज हैं वो भी सिर्फ सेलेक्टिव काम करती हैं। आज तक इस चिट्ठी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ लफबाजी में लगे रहते हैं, तो ये सब यथार्थ कर देता है। और जहां तक आप तो सिर्फ आर्थिक भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उस नैतिक भ्रष्टाचार का क्या, जिसके सरगना प्रधानमंत्री मोदी हैं। अभी मध्य प्रदेश में ही कह रहे थे कि 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोपी ये पवार साहब और उनके परिवार के लोग हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि रातों रात वो 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार खत्म हो गया? उससे पहले नारायण राणे के साथ ऐसा क्या हो गया कि आज वो कैबिनेट में मंत्री हैं? उससे पहले वो लुइस बर्जर शर्मा जो धमकी देते हैं कि नाम लीजिएगा तो केस करेंगे, उस लुइस बर्जर शर्मा का क्या हुआ? तो आप लोगों को यह समझना होगा, आईएलएफएस स्कैम से लेके और अडानी के महाघोटाले तक देश में 50 लाख करोड़ तक का जो स्कैम भाजपा की सरकारों ने किया है, इसके ऊपर अब देश जवाब मांगेगा। आप राफेल पे सवाल पूछना छोड़ देते हैं, आपके न्यायालय ने उस पर सवाल नहीं पूछा, लेकिन फ्रांस के न्यायालय ने उस डसॉल्ट कंपनी के ऊपर जुर्माना भी किया और उसके निदेशक को जेल भी भेजा। अमेज़न के ऊपर यूएस की कोर्ट ने जुर्माना किया, आपके यहां तो कार्रवाई नहीं हुई। तो जब सेलेक्टिव तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर आप किसी की नैतिक छवि को खराब करते हैं, तो सबसे ज्यादा छवि प्रधानमंत्री जी की खराब होती है। लेकिन नीरज भाई, अब ये तो मानेंगे ना कि चाहे आप विपक्ष में हो चाहे आप सरकार में हो, बीजेपी हर बार भ्रष्टाचार का मुद्दा आपके ऊपर फेंक देती है। 2014 में कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, तब इसकी चर्चा हो रही थी। अब जब 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, तब ईडी और सीबीआई की कार्रवाई किस तरह से हो रही है उसको लेकर भी आपको घेरा जा रहा है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस उतनी फ्रंट फुट पे नजर नहीं आ रही है। यह तो मानना होगा ना कि जनता तक आप वो मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे हैं जो जिसका आप दावा कर रहे हैं। रवि भाई, जब लोगों ने 12 लाख करोड़ रुपए
अडानी के महाघोटाले में खोए, और वो किसी धन्ना सेठ के पैसे नहीं थे, आम आदमी के 100, 200, 500, 1000 रुपए करके उसके शेयर में पैसे लगे हुए थे। तो देश की जनता ने उनसे पूछा कि आप उसको क्यों बचा रहे हैं, उस जेपीसी की मांग से आप पीछे क्यों हट रहे हैं। और जहां तक आपने हमारे ऊपर कोयले घोटाले की या 2G घोटाले की बात की, आप देश की जनता को यह तो बताइए कि उच्च न्यायालय के अंदर जब ये सारे मामले गए और उसके आगे उच्चतम न्यायालय में गए तो सब लोग उसमें बाइज्जत बरी हुए। आज कोई ना तो 2G में आरोपी है, ना आज कोई कोयले में आरोपी है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक वो जो झूठा प्रचार तंत्र जो आरएसएस चलाया करती है और जिसमें मीडिया कई बार उनका साथ देती है, ये सिर्फ उसी का खेल था। आज देश की जनता सवाल ये पूछती है, जब 160 रुपए का टमाटर हो जाता है तब उसका भ्रष्टाचार किसका है, जब 100 रुपए का पेट्रोल हो जाता है उसका भ्रष्टाचार किसका है, और जब आपकी गाड़ी कमाई से LIC और SBI का पैसा निकल जाता है तो उसका भ्रष्टाचार किसका है। यह सवाल देश की जनता के बीच में है। ठीक है, अनिला जी जवाब दीजिए। जब नेता आपकी पार्टी में होते हैं तो वो संस्कारी होते हैं, और जब विपक्ष में होते हैं तो वो भ्रष्टाचारी होते हैं। यही परिभाषा है भ्रष्टाचार की बीजेपी की नजर में? मेरी सबको राम राम। अभी मैं सुन रही थी जो कांग्रेस पुराण यहाँ पर बैठकर सुना रहे थे नीरज जी। बोर हो चुकी है ये जनता, बोर हो चुकी है। जिस प्रकार से 75 वर्ष जो हमारे देश के स्वतंत्रता के हो गए हैं, जिसमें तकरीबन जो है 60 वर्ष से ज्यादा कांग्रेस सरकार सत्ता में रही है, तो आपको लगता है कि ये बड़े दूध के धुले थे? हाँ, ये राष्ट्र प्रेमी थे। इन्होंने हमारे राष्ट्र को, भारत राष्ट्र को जो है एक विकसित राष्ट्र में तब्दील कर दिया था। भारत और चीन, हमारी जीडीपी ऑलमोस्ट बराबर थी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ है 1950 की अगर हम बात कर लेते हैं। और आज देख लीजिए चीन कहां पहुंच गया और हम कहां पर हैं। आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। कौन झुटला सकता है इस चीज को कि कांग्रेस पार्टी ने जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है। और चलिए, मैं हमेशा ये लोग कहते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू जी के पास क्यों पहुंच जाते हैं? नहीं पहुंचती मैं जवाहरलाल नेहरू जी के पास। इंदिरा जी के पास क्यों पहुंच जाते? नहीं पहुंचती मैं इंदिरा जी के पास। पर मुझे उत्तर दे दीजिए, ऑयल स्कैम, कोल स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम, चॉपर स्कैम, बोफोर स्कैम, टाटा ट्रक स्कैम, CWG स्कैम, सत्यम स्कैम, ये स्कैम पर स्कैम, स्कैम पर स्कैम, स्कैम पर स्कैम, क्यों भाई? लेकिन अनिला जी, भारतीय जनता पार्टी ने कर दिए। लेकिन अली जी, आप हमसे कहते हैं कि भाई जो नेता जिनके ऊपर आरोप है, जिनके ऊपर आरोप है, वो उनको आप अपने सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। अरे सुन लीजिए, कोई बात नहीं सर। 2G, हाँ ठीक है, आपको क्लीन चिट दे दी ना, क्लीन चिट दे दी साहब। अभी आप मैंने नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने दी है। वही कह रहा हूं, ये मुद्दा चुनावों में होता है, अदालतों में कुछ भी नहीं होता है कि अरे सुन लीजिए ना, नहीं सुन लीजिए। अरे भाई रवि जी सुन लीजिए, क्या दिक्कत है यार? बात तो पूरी कर लेने दीजिए, क्यों परेशान इतने हो रहे हैं आप लोग? अभी कह रहा हूं ना कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आपने कहा, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ये कह रही है कि 2G स्पेक्ट्रम में कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई आरोपी नहीं है। अभी आपने मुझसे पूछा, रवि जी आप क्या वकालत करने बैठे हुए हैं यहाँ पे कांग्रेस की? नहीं, मैं फैक्ट पेश कर रहा हूं, जो तथ्य है मैं वो पेश कर रहा हूं। मुझे ना पता है, मुझे भी पता है क्लीन चिट है। चलिए फैक्ट कर दिया ना दुरुस्त। जरा इनसे पूछिए फिर जुडिशियल सिस्टम को, जब 2G में क्लीन चिट मिल गई है तो यहां बैठ के जुडिशियल सिस्टम को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? ये क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? सीधी सी बात है, अगर ये जो मेंटल स्लेवरी की जो आदत है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने बनाया ना, लुटेरों ने इस पार्टी को बनाया। लुटेरों की बनाई हुई पार्टी आपको लगता है इस देश को आगे बढ़ा लेती? लुटेरों की बनाई हुई पार्टी ने केवल और केवल इस देश को लूटा है। और जी आपको मैं एक चीज बता दूं, जो पार्टी या जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के अलायंस में आता है, हमारे अलायंस में रहते हुए वो एक चवन्नी, आजकल चवन्नी मिलती नहीं है पर फिर भी बोलूंगी, एक चवन्नी की बेईमानी नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आप उंगली उठा सकते हैं? एक भ्रष्टाचार का उदाहरण दे तो दीजिए। देश को केवल आगे बढ़ाया है, जब मुख्यमंत्री थे तो प्रदेश को केवल आगे बढ़ाया है, महिलाओं को सशक्त किया है। इन लोगों ने क्या किया? किसानों को कमजोर किया, महिलाओं को कमजोर किया, युवाओं को बेरोजगार किया। अनिला जी, आपने कहा कि जो हमारी पार्टी में आता है वो भ्रष्टाचार नहीं करता है, लेकिन हेमंत विश्वा शर्मा, शारदा चिटफंड घोटाले देखिए, शुभेंदु अधिकारी,
शारदा घोटाला, मुकुल रॉय शारदा घोटाला, सीबीआई उनके खिलाफ चार्जशीट वो उस तरह से आरोप लगाए थे। नारायण राय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जितेंद्र तिवारी कोयला चोरी, प्रवीण डारेकर मुंबई कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, अजीत पवार सिंचाई घोटाला, ये भी तो घोटाले के आरोपी हैं, इनके खिलाफ भी तो आरोप लगे हैं। लेकिन आपकी पार्टी में आते सारी जांच बंद, सारा एजेंसी का सिस्टम बंद। उत्तर देती हूं, उत्तर दूं? जी जी। ये जितने नाम आपने लिए हैं, हेमंत बिश्व शर्मा सहित जितने आपने नाम लिए हैं, मुझे बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के अलायंस में आने के बाद इनके ऊपर किसी भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो? अभी आपने कहा कि देखिए ये सब आरोपित हैं, ठीक है, बिल्कुल साहब आरोपित है। मुकदमा कहां चल रहा है? कोर्ट में चल रहा है। अगर सजा देनी होगी तो कोर्ट सजा देगा, अगर क्लीन चिट देनी होगी तो कोर्ट क्लीन चिट देगा। अभी आपने 2G को लेकर पूरा मुझे पाठ पढ़ा दिया, ठीक है, सुबह सुबह एक मुझे चैप्टर समझा दिया। तो ये चैप्टर जब भी समझाइएगा जब कोर्ट अगर इनको जो आरोपित हैं उनको सजा सुनाता है, बिल्कुल अगर सजा सुनाता है सजा मिलेगी, और क्लीन चिट देता है तो फिर आप कहिएगा कि हाँ क्लीन चिट मिल गई। लेकिन अलायंस में आने के बाद राजनीति में एक नैतिकता का चैप्टर होता है, राजनीति में एक नैतिकता का चैप्टर होता है जिसमें कहा जाता है कि हम करप्ट लोगों के साथ नहीं जुड़ेंगे, जिन पे चोरी के आरोप है हम उनके साथ नहीं जुड़ेंगे। अजीत पवार सिंचाई घोटाले में आपने उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। हसन मुशर्रफ 7 दिन पहले ही वहां पे छापेमारी चल रही है, आपने उनको मंत्री बना दिया। तो ये नैतिकता वाला चैप्टर क्या सारी पार्टियां भूल गई हैं? उत्तर दूं? जी उत्तर दे दूं? जी उत्तर दे दूं? जी जी। इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, सुन लिया ना आपने? इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। तो इंतजार करिए साहब, ना आप जज बनिए, ना नीरज जी जज बने, हाँ, ना मैं जज बनूं, और ना ही यहां पर महेश जी जज बने। जो कोर्ट है उनका काम उनको कर लेने दीजिए साहब। हमें और आप ही मीडिया ट्रायल और पैनल ट्रायल करने बैठ गए तो जुडिशरी में ताला लग जाएगा। पर नैतिकता की जो बात करते हैं ना साहब, राजनीति में राष्ट्रनीति भी होनी चाहिए। राष्ट्र के साथ धोखा करने वाले उनके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, वो राष्ट्रनीति भूल गए। 80% आबादी को बारंबार अपमानित करने वाले उनके लिए क्या कहेंगे? भारत एक ऐसा उदाहरण है पूरे विश्व में, एक बात कहूंगी फिर अपनी बात को समाप्त करूंगी। भारत एक ऐसा उदाहरण है पूरे विश्व में जहां पर जो सबसे बड़ी आबादी के रहने वाले लोग हैं, इन्होंने 500 साल हाथ पैर जोड़कर, खून पसीना गंवाकर, जान गंवाकर इस बात का संघर्ष किया कि उनके इष्ट भगवान श्री राम का मंदिर यहाँ पे बन जाए। विश्व में कहीं एक उदाहरण दिखा दीजिए कि यहाँ पर जो सनातनियों ने, अनिला जी समझ गया। भ्रष्टाचार पे बात होगी, महंगाई पे बात होगी तो श्री राम का मुद्दा जो है वो सामने तो आएगा ही आएगा। ठीक है, जेडीयू से हमारे साथ हेमराज राम बने हुए हैं, मैं उनकी तरफ रुक कर लेता हूं, लेकिन उससे पहले महेश चौहान, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में काफी हलचल देखने को मिल रही है। महेश जी, आपकी तरफ ही रुक कर लेता हूं। ये जनता कंफ्यूज नहीं हो जाएगी? कभी एक वक्त था कि शरद पवार उनके लिए वोट मांगने जाते थे, अजीत पवार के लिए, छगन भुजबल के लिए, हसन मुशर्रफ के लिए, आज उन्हीं के खिलाफ जा रहे हैं। क्या लग रहा है जनता क्या किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी? क्योंकि नंबर आपके पास नहीं है। रवि जी धन्यवाद। मैं सबसे पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 1 मिनट में खत्म करता हूँ, बाद में आपने जो सवाल पूछे उस पर जरूर आऊंगा। अभी बीजेपी, आपने जिनके जिनके नाम अभी गिनाए, वो सब लोगों को इतने दिन बीजेपी भ्रष्टाचारी कह रही थी। जब ये लोग पार्टी बदल के बीजेपी के साथ जाते तो वो बोलते कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, उन पर तो सिर्फ आरोप है, आरोप प्रूव होने के बाद उन्हें भ्रष्टाचारी कहना चाहिए। तो फिर ये लोग इतने दिन इनको भ्रष्टाचारी कहकर लोगों को क्यों गुमराह कर रहे थे और क्यों लोगों के वोट्स ले रहे थे? लोग गुमराह होकर इनको वोट्स दे रहे थे। तो क्या इन्होंने अभी लोगों से माफी नहीं मांगनी चाहिए? अभी भ्रष्टाचार के बारे में कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में कहा कि वो भ्रष्टाचार को, मतलब किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे या एक्शन लेंगे। 1 हफ्ते पहले उन्होंने यही कहा था एमपी में भी, महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने जिक्र किया था, और 70,000 करोड़ के घोटाले की भी, सिंचाई घोटाले की भी उन्होंने जिक्र किया था। अभी वो किसकी तरफ उंगली जाती थी? अजित पवार साहब के पास। और अजित पवार साहब को 2-3 दिन में उन्होंने अपने साथ बिठा लिया। तो क्या अभी वो छत्तीसगढ़ में जो बोल रहे हैं उस पर लोग उनको विश्वास रखेंगे उन पर?
तीसरी बात भ्रष्टाचार की, अभी आपके सहयोगी राजीव रंजन जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया। वो कह रहे कि आज भी 10% लोग जिनका सरकारी काम होते हैं उनको पता है कि कितना भ्रष्टाचार है। तो मेरा सिर्फ एक मतलब जो लोगों के मन में होता है, मेरे भी मन में वही संदेह है कि 2014 से बीजेपी शासन में है, केंद्र शासन में 9 साल हो गए, क्यों नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कार्रवाई करते? क्यों नहीं वो सरकार में जो पार्टी है, बीजेपी के लोग हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार की कार्रवाई होती नहीं है, ईडी के केसेस होते नहीं है? तो लोगों के मन में संदेह पैदा होता है। 2014 पहले जो भ्रष्टाचार है उस पर कार्रवाई हो रही, लेकिन 14 के बाद जो है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। अभी महाराष्ट्र की तरफ आते हैं रवि जी। महाराष्ट्र में आपने बिल्कुल सही कहा है कि अभी लोगों में बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन हम ये मानते हैं कि भले ही अभी तक वो तो दावा ही कर रहे हैं कि सिर्फ 40 लोग उनके साथ है, 40 विधायक उनके साथ है अजित पवार गुट के साथ, लेकिन वो दावा है, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। हमारे साथ भी 19 एफिडेविट्स है और 5 और 6 विधायक ऐसे हैं कि जो हमारे टच में, संपर्क में लीडरशिप के। तो ये तो जब भी प्रूव होगा 2/3 मेजोरिटी, तब इस पर बात होगी। लेकिन जितने भी विधायक गए हैं, हम ये मानते हैं कि भले ही वो विधायक लेके गए होंगे, लेकिन मतदार लेकर गए हैं कि नहीं, ये तो साबित चुनाव के दौरान होगा। अभी जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा, शरद पवार जी ने अभी से राज्य का दौरा शुरू किया है। वो आज ही नासिक जा रहे, छगन भुजबल साहब के यहाँ पहली बार वो सभा ले रहे हैं। उनके येवला करके मतदार संघ है, उनका चुनाव क्षेत्र है, उधर जाके वो पहली सभा ले रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने एक परिवारवाद का भी जिक्र हुआ। परिवारवाद के बारे में जैसे कि आपके ही सहयोगी ने कहा कि ये शरद पवार साहब स्टेटमेंट दे चुके हैं कि क्या मैं सुप्रिया सुले जी को नहीं मंत्री पद दे सकता था अगर मुझे परिवारवाद करना था। तो 2006-7 से लेकर आज तक 16-17 साल सुप्रिया जी राष्ट्रीय राजनीति में है। वो आपको पता होगा, उन्हें लगातार 8 बार संसद रत्न से सम्मानित किया गया है। इसका मतलब होता है कि बेस्ट पार्लियामेंटेरियन। तो उन्होंने उनको खुद को साबित किया है। उसके बाद जाके उनको संगठन का पद दिया था। कार्यकारी अध्यक्ष कोई सरकारी पद या मंत्री पद नहीं था, उन्हें संगठन में राष्ट्रीय राजनीति में थी इसलिए दिया गया था। तो ये एक बात है। और परिवारवाद की बात करें, मैं इतना बोल के मैं खत्म कर देता हूँ रवि जी। परिवारवाद की बात है तो अभी देखिए 5 तारीख को 2 मीटिंग्स हुए, एक शरद पवार साहब की गुट की हुई, एक अजित पवार साहब की गुट की हुई। अगर वो बोलते कि परिवारवाद है तो छगन भुजबल साहब, उनके बेटे 2 देखिए, और अजित पवार जो कि भाषण दे रहे थे, उनके पीछे कौन खड़ा था आपने देखा? उनका बेटा खड़ा था। पूरा टाइम दिया मैंने आपको, पूरा टाइम दिया मैंने आपको महेश जी, पूरा टाइम दिया। अब ठीक है, मैं आपको काउंटर सवाल ये कर लेता हूं कि अभी आप कह रहे हैं कि अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हसन मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये आपकी पार्टी में थे तब ये भ्रष्टाचारी नहीं थे, अब ये बीजेपी में शामिल हो गए तो आप इन्हें कह रहे हैं कि इनके खिलाफ बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है। यही शरद पवार अब आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कह रहे हैं। जब अदानी के मुद्दे को विपक्ष ने इतना उठाया था तो अदानी के मुद्दे को लेकर शरद पवार एक अलग ही लाइन लेके चल रहे थे कि इसको लेकर इस तरह की कोई बातें नहीं होनी चाहिए। तो यही तो कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार इस देश की सच्चाई बन गई है। सभी पार्टियों ने अपने अपनी तरीके से भ्रष्टाचार को परिभाषा बना दिया है। रवि जी देखिए, मैंने अभी जो भी मेरी बात रखी उसमें कहीं भी मैंने ये नहीं कहा कि अजित पवार भ्रष्टाचारी है और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। पहले भी हम लोगों ने कभी भी कहा नहीं था, आज भी नहीं करे। मैं तो सवाल, बीजेपी ने जो आरोप किए थे वो आरोप करने के बाद क्या वो आरोप झूठे थे? अगर वो झूठे थे तो आपने जनता से माफी मांगनी चाहिए। अगर आरोप झूठे नहीं है तो ये लोग आपके साथ कैसे बैठे? ये मेरा सवाल है। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं कर रहा हूँ। ये जो दुगना दोनों बाजू से तरफ से बीजेपी बोलती रहती है, इसके बारे में मेरा सवाल था। ठीक है। अभी अदानी जी, अदानी वाले मुद्दे पे तो शरद पवार दूसरी लाइन ले रहे थे। सुनिए, नहीं दूसरी लाइन, लेकिन उन्होंने क्या कहा? आपका देखिए, अभी सभी पैनलिस्ट का, अभी कोई बोल रहे थे, अभी बीजेपी के पैनलिस्ट प्रवक्ता ये बोल रही थी कि जुडिशियरी पे विश्वास होना चाहिए। तो शरद पवार साहब ने क्या मांग की थी कि रिटायर्ड जज के थ्रू उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो क्या रिटायर्ड जज जुडिशियरी का सिस्टम नहीं रहता, उन पर भरोसा नहीं रखना चाहिए? उन्होंने जांच होनी चाहिए ऐसे बोला था। उन्होंने कभी नहीं बोला कि जांच नहीं होनी चाहिए। सिर्फ वो जेपीसी से हो या इधर ठीक है इनसे हो, जज से हो। ठीक है महेश जी, अब मैं जरा जेडीयू की तरफ रुख कर लेता हूं। हिमराज राम हमारे साथ बने हुए हैं। हिमराज साहब, जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर अब पीएम मोदी ने बड़ा मुद्दा बना दिया, उधर नीतीश कुमार विपक्ष एकजुटता के सबसे बड़े सूत्रधार हैं, लेकिन सीधा प्रहार कि ये भ्रष्टाचारी हैं, सब इकट्ठा हो रहे हैं, ये डर का खौफ है ईडी का, सीबीआई का, इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई होके रहेगी।
बोलूं? जी 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 हेमराज साहब बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने तो सुना, भाजपा प्रवक्ता और सभी लोगों को सुना, लेकिन सब ये आवाज गड़बड़ हो रहा है। आप बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज सही आ रही है। आप बोलिए, आपकी आवाज सही पहुंच रही है। देखिए, सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो आज केंद्र में सत्ता में है, और मैंने भाजपा प्रवक्ता को भी सुना, जो देश पर सबसे बड़ा जो संकट है, जो देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है, वो प्रणाली को इन लोगों समाप्त करना चाहते हैं। और भारत का संविधान, जो पूरे दुनिया में सबसे अच्छा संविधान भारत का संविधान माना जाता है, उस संविधान को भी बदलने की साजिश ये लोग रच रहे हैं। अब चलते हैं इनके कारनामों पर, इनके कार्यकालों पर। अभी ये लोग कहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी है उनको हम जेल के अंदर बंद करेंगे। तो सबसे पहले सवाल तो यह है कि भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर बंद करेंगे या गैर भाजपाई नेताओं को जेल के अंदर बंद करेंगे? मंशा तो साफ है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के अंदर कौन कौन भ्रष्टाचारी है, कौन कौन अत्याचारी है, कौन कौन दुराचारी है, सब जानते हुए उसको बचाने का काम किया। अभी तो मैंने सभी प्रवक्ताओं को सुना, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, और कौन कौन भ्रष्टाचारी है कुछ कुछ लोगों का नाम भी आया। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 9 साल से भारत में, ये सिर्फ गैर भाजपाई नेताओं को ऊपर डंडा चलाना चाहती है, केस में मुकदमे में फंसाना चाहती है, ईडी सीबीआई और आईटी का रेड कराती रहती है। ये सिर्फ गैर भाजपाई नेताओं के ऊपर या भाजपा के नेताओं के ऊपर भी, ये देश में जनता सवाल पूछ रही है कि ये एक पक्षीय कार्रवाई। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, कार्यपालिका, विधायिका और यूं कहे कि न्यायपालिका को भी, और संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उन सारे संस्थाओं पर ये अघोषित रूप से कब्जा जमाए हुए हैं और सबका गलत उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। जी, ये देश की जनता पूछ रही है कि आपने जो जब सत्ता में आप जब आए तो जनता के साथ आपने वादा किया कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। कितने लोगों को नौकरी दी, छिपा हुआ नहीं है। ठीक है हेमराज जी, 9 साल के अंदर 18 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थे इनके कथनानुसार। ठीक है हेमराज जी, मात्र 7,22,311 लोगों को हेमराज जी, दिया। ठीक है, अभी एक सवाल और, ठीक है हेमराज जी, काउंटर ले लीजिए, समय की कमी है, काउंटर ले लीजिए। नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे, नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे तो किस जंगल राज के खिलाफ आए थे? बिहार में किस भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे? लालू के खिलाफ आए थे ना। लेकिन जब सरकार बनानी है, सत्ता बनानी है, तो एक हो गए। तब जब वो एंटी होते हैं तो लालू भ्रष्टाचारी होते हैं, और जब आपको सत्ता बनानी है तो लालू के साथ आप एक हो गए। जब सत्ता में आए हैं, देखिए भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी जरूर कहेंगे, हाँ। लेकिन अपने को बचाएंगे नहीं, दूसरे को बचाने के लिए तो लालू के साथ आ गए आप। शासन का मतलब होता है सबके ऊपर समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, सब समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, आखिर में मैं राजीव की तरफ से, राजीव लास्ट में 20-30 सेकंड का आपसे कमेंट चाहूंगा। क्या जो मैंने शुरुआत में सवाल किया था, भ्रष्टाचार इस देश की सच्चाई बन गया है? क्योंकि किसी भी पार्टी का एग्जांपल ले लीजिए, जब सत्ता चाहिए तो भ्रष्टाचारियों से गठबंधन करने में, भ्रष्टाचारियों को विधायक बनाने में, सांसद बनाने में कोई पार्टी पीछे नहीं छूट रही है। इस देश की सियासत से भ्रष्टाचार खत्म होगा कि नहीं होगा राजीव? वो तो नहीं होने वाला, ये तो नस नस में है। मैंने आपको बता दिया
और खत्म होने वाला नहीं है। बस बात यह है कि किसका सामने जो पकड़ा गया वो चोर, जो निकल गया वो साह। और दूसरी बात यह है कि देखिए रवि, ये जो बहस होती है कि कांग्रेस बीजेपी इतने साल, अब ये बहस बहुत बेमानी है, क्योंकि अगर आज देखें भारत की जनसंख्या में 75% लोग 32 साल से कम के हैं। और अगर आप 32 साल पीछे देखें 1991 से और 2023 तक का अगर आप देखें ये जो ग्राफ है 34 सालों का, तो इन 34 सालों में करीब 16 साल 16 साल के करीब भारतीय जनता पार्टी और 16 साल के करीब कांग्रेस देश पर शासन कर चुकी है। 32 साल इन्होंने किया है, 2 साल दूसरों ने किया है, देवगौड़ा और गुजराल ने। तो 16 साल अब कंप्लीट हो गए। अब 32 साल के लड़के को जब आप 70 साल का इतिहास बताते हैं उसे बहुत समझ नहीं आता। अब तो 16 साल आपके पूरे हो चुके हैं। तो अगर भारत तरक्की कर रहा है तो दोनों जिम्मेदार हैं, और भारत अगर बदहाली है तो दोनों जिम्मेदार हैं बराबर के। अब ये तय जनता करे कि किसके 16 साल अच्छे हैं और किसके 16 साल खराब है, क्योंकि दोनों के 16 साल पूरे हो चुके हैं। और इन 32 सालों में कांग्रेस के केंद्रीय सरकार का भी एक मंत्री पैसा लेते पकड़ा गया, बीजेपी का भी एक मंत्री पैसा लेते हुए, आपको पता ही है पैसा भगवान नहीं लेकिन भगवान से कम नहीं, ये दोनों कहे। इन 32 सालों में झारखंड के शिबू सोरेन के साथ दोनों ने समझौता किया, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के साथ दोनों ने समझौता किया, बिहार की 5 पार्टियों ने आपस में दो ने हमेशा समझौता किया। तो एनसीपी और ठीक है राजीव, समय की कमी है, जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार को लेकर सभी पार्टियां मुद्दा बना रही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार आज भी इस देश की सियासत में बना हुआ है। वो कब हटेगा, क्या जनता इसको लेकर इनिशिएटिव लेगी? आंदोलन बहुत हुए हैं लेकिन हटा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।